सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 553 को, क्योंकि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले Pikachu, Fun Gamer and Cable Shots Movies. Thank you for joining Zoofen Silver Demons. Special thanks to Gotmar Joshi for joining Zoofen Golden Demons. And दिल से thank you प्रणब भाई को for rejoining Sister Chuchu Lower Level. तो चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें Zoofen को दिखाया जाता है कि एक्सीलेंट हायरन की बात सुनने के बाद में अपने मन में कहता है कि क्या ये एक्सीलेंट हायरन अपनी ये बातें खुशी से कह रहा है या फिर गुस्से में। और मेरे ख्याल से अगर ये बात वाली बात यानी कि गुस्से में कह रहा है तो मेरे ख्याल से अब तक मुझे काफी ज्यादा सफर करना पड़ता और मैं अब तक मारा गया होता। मगर लेकिन अगर ये एक पुराने मास्टर और डिसाइपल की बॉन्ड है, इसका मतलब कि ये यहाँ पर खुश है, तो इसका मतलब मैं भी सेफ हूँ। मगर लेकिन आखिर इसके फेस एक्सप्रेशंस को देख करके कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा है, और क्या ये खुशी के मारे स्माइल कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो अब ये सब सोचते हुए फिर ज़ूफेन भी लाइक भाड़ में जाए, साला जो होगा वो देखा जाएगा। और इसी के साथ में ज़ूफेन अपने हल्के से किलिंग इंडेंट को रिलीज करते हुए एक्सीलेंट हायरन को वहाँ पर घूरने लगता है। तो ज़ूफेन किस तरीके से देख करके तो एक्सीलेंट हायरन हंसते हुए कहता है बच्चे, तुम्हें इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे पहले यहाँ पर कहा तो था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। और क्या तुमने अभी नहीं देखा कि कैसे मैंने तुम्हारे लिए उस बूढ़े आदमी को मार डाला। तो अब इससे अधिक तो मुझे कुछ भी स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। एक्सीलेंट हायरन की ये बात सुनने के बाद तो ज़ूफेन पहले तो अपने मन में कहता है कोई भी तुम्हारी इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। बाहर से ज़ूफेन हायरन से कहता है कि एक्सीलेंट, आपको मुझे बचाने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया। तो एक्सीलेंट हायरन कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम एक काफी ज्यादा सतर्क बच्चे हो और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन ये सब कुछ तो बिल्कुल व्यर्थ ही हो गया। जबकि इधर ज़ूफेन एक्सीलेंट से कहता है कि एक्सीलेंटेड सर, अब अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अब आगे कुछ भी कहे बिना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो कहते हुए ज़ूफेन सीधा पीछे मुड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। पीछे से एक्सीलेंट हायरन ज़ूफेन को चिल्लाते हुए कहते हैं कि वापस आओ। और फिर आगे वो ज़ूफेन से कहते हैं क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा डरावना दिख रहा हूँ जो कि तुम इस तरीके से यहाँ पर इतनी जल्दी में भाग रहे हो। ज़ूफेन कहता है कि एक्सीलेंट सर, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि आप यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं? तो अब जब आपने मुझे बचा लिया है और रियल कल्प्रिट भी मारा गया है, तो फिर एक्सीलेंट, अब आखिर आप मुझसे और क्या चाहते हैं? तो एक्सीलेंट हायरन कहते हैं कि बच्चे, क्या तुम यहाँ पर बस भागने के बारे में ही सोचते रहोगे? मैं यहाँ पर स्पेशली तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, जबकि तुम बस सीधा यहाँ से जल्दी में जाने के लिए सोच रहे हो। इस सबसे क्या तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो? ज़ूफेन कहता है कि सर एक्सीलेंट, ये आप ही हैं जिसने कि ये कहा था कि आप यहाँ पर बिना किसी कारण के आए हैं, और वैसे भी अगर आपने यहाँ पर अपना कोई अभिनय किया होता या ना किया होता, फिर भी मैं अपना ख्याल यहाँ पर रख ही लेता। फिर भी आपके इतनी ज्यादा चिंता के लिए शुक्रिया। कैसे भी मैं आपके इस फेवर को रिटर्न नहीं कर सकता। साथ ही ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि ये ओल्ड मैन जरूरी किसी न किसी बात के लिए तो मेरे पास आया होगा, और ना वो ये बात इस तरीके से बार बार नहीं लाता। दूसरे शब्दों में उन्होंने इस कार्रवाई का डिसीजन तो कर ही लिया है, लेकिन अब इसे टाला भी नहीं जा सकता। तो इधर फिर से एक्सीलेंट हायरन की ओर दिखाया जाता है, जो कि आगे ज़ूफेन से कहते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी एलएलयू से डील करने में मदद की है। तो इसका यहाँ पर सीधा सीधा मतलब तो यही है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है, और ये बिल्कुल भी किसी तरीके की हस्तक्षेप करने वाली चीज तो नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे हाथों से मरा होता फिर तो पूरा का पूरा बीस्ट टीमिंग सेक्ट ही तुम्हारे पीछे पड़ जाता। मगर अब जब ये खुद मैंने किया है और ये सब कुछ मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग ही किया है, तो फिर अब बीस्ट टीमिंग सेक्ट की मेरे आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। तो ज़ूफेन कहता है कि लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर ही गुस्सा निकालेंगे, तो फिर आखिर इन दोनों बातों में क्या ही फर्क है? और जब तक आप बीस्ट टीमिंग सेक्ट का लेवल नहीं बढ़ा लेते, तब तक हमारे पास में बात करने के लिए कोई रीजन नहीं है, और हम इस तरीके से एहसान वापस नहीं कर सकते। एक्सीलेंट हायरन हंसते हुए कहते हैं कि जब मेरे प्रीसियस डिसाइपल ने वेस्टरलैंड को स्टेबल करने के लिए कहा था, तो तब भी मैंने अपने उस प्रीसियस डिसाइपल की बात को नहीं माना था। तो जब मैंने उसके लिए ही नहीं किया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये तुम्हारे लिए करूंगा? तो ज़ूफेन सीधा वहाँ से मुड़ करके जाते हुए कहता है कि तो ठीक है, फिर अब यहाँ पर कोई भी एहसान वापस नहीं होंगे, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाय। तो कहते हुए ज़ूफेन वहाँ से जाने लगता है। तो फिर से एक्सीलेंट हायरन चिल्लाते हुए कहते हैं रुको, वापस आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो तब ज़ूफेन स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि बस अब इतना ही काफी है, और अब मुझे यहाँ पर इससे डरने की
कोई जरूरत नहीं है। तो अब जुफेन को रुकता हुआ देखकर एक्सीलेंट हायरन उससे कहते हैं, अच्छे क्या तुम पहले अपनी इन चीजों को करना बंद करोगे? और मैं यहाँ पर तुमसे दुनिया भर की चीजों की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें बैन करने की बात कर रहा हूँ। और अब तुम लोअर 3 सेक्टरों के बीच और मिडिल 3 सेक्टरों के बीच में फाइट नहीं लड़ोगे, और बस सिर्फ इतना ही है। तो ये सुनकर तो जुफेन भी कहता है कि क्या बस इतना ही, और आप लोगों ने ये डिसाइड भी कर लिया, और वो भी मुझसे पूछे बिना ही। तो एक्सीलेंट हायरन कहते हैं, कोई भी रोल ओवर कंपनसेटिंग नहीं होता, और डबल ड्रैगन गैदरिंग को हमेशा से ही 9 सेक्टरों की अप्रूवल प्राप्त थी। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि ये कार्य बिल्कुल निश्चितता के साथ किया गया, और हालांकि तुमने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी हमें बिना किसी रियल आधार के तुम्हारे ऊपर ये प्रतिबंध, ये बैन लगाना पड़ रहा है, वरना तो इस सब से हमारी रेपुटेशन में काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम सचमुच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो, और वो भी इतना ज्यादा कि अब तुम मिडिल 3 सेक्टरों के जीनियस की लिमिट से भी कहीं गुना पार निकल चुके हो। इसलिए अब अगर तुम वहाँ पर स्टेज पर उनके सामने खड़े रहोगे तो फिर तो तुम्हारा सामने वाला ओपोनेंट तो वैसे ही अपने पैर पीछे ले लेगा और स्टेज पर जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से तो हम सेक्टरों की ट्रू पोटेंशियल को भी मेजर नहीं कर पाएंगे, और फिर हमारा ये सब कुछ तो बिल्कुल मीनिंगलेस रह जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उन स्टेजेस से अपने आप को पीछे हटा लो, और ये सब कुछ केवल तब तक रहेगा जब तक सुपीरियर 3 सेक्टरों की फाइट्स स्टार्ट नहीं हो जाएंगी। लेकिन उस समय तक आपके स्टेज पर ना होने की वजह से तुम्हारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट को थोड़ा लॉस तो होगा ही। तभी जुफेन में उनसे पूछता है कि आखिर आपको कैसे पता चला कि हमारे टारगेट सुपीरियर 3 सेक्ट हैं? तो एक्सीलेंट हायरन हंसते हुए कहते हैं कि आपके पूरे डीमन स्कैमिंग सेक्ट की स्ट्रेंथ ही इस बात को क्वालिफाइड करती है, तो इसलिए इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो जुफेन उनसे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इसमें खेलता हूँ या नहीं, लेकिन इस सब चीज की मेन बात तो ये है कि आखिर मुझे इस सब में क्या फायदा होगा। जुफेन की ये बात सुनकर तो एक्सीलेंट हायरन भी एक पल के लिए थोड़े शॉक हो गए होते हैं, साथ ही हेजिटेट करते हुए रुक जाते हैं। और तब एक्सीलेंट हायरन कहते हैं कि मुझे कुछ टाइम से ल्यू के प्लान्स के बारे में कुछ पता है, और मैंने अभी तक अभिनय नहीं किया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम क्या क्या करने में सक्षम हो। और जैसा कि बिल्कुल एल्डर्स ने कहा था, तुम वाकई में बिल्कुल एक मॉन्स्टर ही हो, और तुम लोअर 3 सेक्टरों के लिए तो एक बेहद बड़ा खतरा हो, जो कि उनके लिए तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। तो ये सुनकर तो फिर जुफेन भी थोड़ा अनईजी फील करते हुए कहता है, सर एक्सीलेंट, क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? और डबल ड्रैगन गैदरिंग के एक एक्सीलेंट के रूप में क्या आप किसी भी सेक्ट के डिसाइपल के ऊपर अपनी इच्छा अनुसार हमला कर सकते हो? तो एक्सीलेंट हायरन हंसते हुए कहते हैं कि एक एक्सीलेंट तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एल्डर लू के तुम्हारे प्रति नफरत गहरी थी, यहाँ तक कि वो तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर जाल भी बिछा रहा था, और फिर उसके बाद में डबल ड्रैगन मैनर को सच्चाई के बारे में पता चला, इसलिए हमने उसे ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट करके मार डाला, जिससे कि अब यहाँ पर तुम्हें न्याय मिला। तो अब तुम बताओ कि अगर। लेकिन तभी जुफेन कहता है कि अब आपकी ये बात थोड़ी लॉजिकल लग रही है, तो ठीक है, फिर अब मैं आपकी बात के लिए पूरी तरीके से एग्री हूँ, और जैसा कि आपने जिस जिस फाइट के लिए मना किया है, वैसे ही आपकी बात को मानते हुए मैं उन सभी फाइटों में ज्वाइन नहीं करूंगा। तो ठीक है, फिर अब अगर यहाँ पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं रह गया है तो फिर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहते हुए फिर जुफेन स्वेंगर और योंगनिंग को अपने कंधे पर उठाता है। तभी एक्सीलेंट हायरन कहते हैं कि ये सब कुछ डबल ड्रैगन मैनर की हॉनर के लिए है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बारे में एक भी शब्द किसी के भी पास में बाहर ना निकले। तभी जुफेन वहाँ से तेजी से जाते हुए कहता है और उनसे कहता जाता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे ये सारे गंदे मामले मेरे पास हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो अब जुफेन के चले जाने के बाद में हमें पीछे खड़े एक्सीलेंट हायरन को दिखाया जाता है, जो कि जुफेन को जाता हुआ देख करके कहते हैं कि ये बच्चा अपने अच्छे के लिए सचमुच में काफी ज्यादा स्मार्ट है, और जब तक उसे स्थिति का पूरी तरीके से अंदाजा नहीं हो गया तब तक तो वो पूरी तरीके से सतर्क रहा था, और अब जब उसे पता चला कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है तो फिर उसे कोई डर नहीं रहा, और वो छोटी छोटी बातों के ऊपर उलझने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा से ही बड़ी पिक्चर को ही देखती रहती है। उनके पीछे वो छोटे वाले एक्सीलेंट आ जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन उसका गुस्सा सहंग के अहंकार से बिल्कुल ही मिलता जुलता है, तो क्या हम दोबारा किसी गहरी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे? तो एक्सीलेंट हायरन उनसे कहते हैं कि बाई मी, क्या इस वेस्टरलैंड में कल्टीवेशन को फेयर बनाने के लिए इतने लंबे समय से डबल ड्रैगन मैनर को नहीं संभाल रखा है, ताकि जो लोग कल्टीवेट कर सकते हैं वो लोग बिना किसी चिंता के एनलाइटमेंट को प्राप्त कर सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अधिक से अधिक लोग रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान देने लगे, जबकि ट्रू कल्टीवेटर्स तो दिन प्रतिदिन कम होते गए। ये सब कुछ तो ज्यादातर डेमोनिक और राइटियस कल्टीवेटर्स के साथ होता रहता है। वो सभी के सभी लोग बेहद ही ज्यादा लालची हो चुके हैं और कल्टीवेशन के मूल सिद्धांतों को भूल चुके हैं, जैसा कि बिल्कुल हमने किया। और इस वेस्टरलैंड को एक सुंदर स्थान बनाने के लिए हमने अपने प्रीसियस डिसाइपल को इससे बाहर निकाल दिया, और युगों युगों तक किसी ऐसे दुर्लभ और रेयर तरीके से घटित होना जो कि पूरी तरीके से अपने लक्ष्य की ओर ही परस्यूड हो, और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारा डिसाइपल
डिसाइपल ही था, लेकिन फिर भी हमें उसकी आकांक्षाओं को क्यों कुचलना पड़ा। तब एल्डर बाइमी कहते हैं कि मेरे ख्याल से अब हम वो कल्टीवेटर्स नहीं रहे जो कि हम पहले रहा करते थे, और अब हम इस वेस्टर्न लैंड को डबल ड्रैगन एक्सीलेंट के तौर पर कंट्रोल करते हैं, और जैसे जैसे ये वेस्टर्न लैंड बदला वैसे ही हम भी बदल गए। सुन एल्डर हायरन हंसते हुए कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सेंग ने हमें इतनी जल्दी सरपास करके पीछे छोड़ दिया, और हमने इन सदियों में मुश्किल से ही कोई कदम उठाया होगा, क्योंकि हम लोग तो पहले ही उस सच्चे मार्ग से भटक चुके हैं, और अब जब हम ऐसे ही किसी और व्यक्ति से मिल चुके हैं तो क्या अब हम फिर वही काम करेंगे। अब एक्सीलेंट बायरन की इस बात के ऊपर तो एक्सीलेंट बाइमी भी शांत हो जाते हैं और आगे कुछ नहीं कहते, और बस सीधा वहाँ से मुड़ करके जाने लगते हैं। तभी एक्सीलेंट हायरन कहते हैं कि अगर सेंग वापस आ जाता है तो मैं उसे उसकी स्वॉर्ड वापस देना चाहूंगा। तो एक्सीलेंट बाइमी कहते हैं कि उसे अपनी एस्पिरेशन, अपनी आकांक्षाओं को फॉलो करने दो।